हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक। इस पुस्तक का पाठ 9, पाठ 8 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 9। पाठ का नाम है दिव्यांगता। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम एक बार ये रिवाइज करते हैं कि पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव के बारे में हमने देखा, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में, लिंग निर्धारण, और इसके अतिरिक्त पुरुष और स्त्री हार्मोन्स के बारे में हमने जाना। ठीक है। और ये भी हमने देखा कि किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है, किशोरावस्था में कुपोषण के कारण क्या क्या हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, और परिवार नियोजन विभाग का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है। इन सब के बारे में हमने देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या सीखेंगे इसको एक बार देखते हैं। पॉइंट के रूप में दिया गया है दिव्यांगता के प्रकार। ठीक है, दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार, दिव्यांगता के कारण है पहला पॉइंट, और दूसरा है दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार, और चौथा है दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं सामाजिक दायित्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछली कक्षा में हमने स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से पढ़ा है। हम सभी ये जानते हैं कि यदि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई रोग नहीं है तो उसमें सभी कार्यों को करने की पर्याप्त क्षमता है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। ठीक है। आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा है जो स्वस्थ तो हैं किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। कुछ हमारे आप की तरह बोल या सुन नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं किंतु किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति के शरीर पर चोट लगने से वह अपना मानसिक संतुलन ही खो देता है। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को, जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है, दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। ठीक है, तो दिव्यांगता किसे कहते हैं यहाँ पर परिभाषित किया गया है। वे अवस्थाएं जिनमें शारीरिक या मानसिक अक्षमता आ जाती है, दिव्यांगता या विकलांगता कहलाती हैं। ठीक है, आगे है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है। दिव्यांग से तात्पर्य एक अतिरिक्त शक्ति। कभी कभी जब हम अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो हमें उनकी आंखों में उनकी अक्षमता दिखती है और वे अपने आप को असहज एवं कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है जिसमें दिव्यता है, इसलिए विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहना चाहिए। ठीक है, आगे है दिव्यांगता या अक्षमता क्या है, देखते हैं। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होता है। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष एवं दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी सरल शब्दों में परिभाषित किया गया है दिव्यांगता को। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता, डिसेबिलिटी होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशी एवं स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर न होना आदि शामिल होते हैं, जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंद बुद्धि आदि शामिल किए गए हैं। ठीक है, दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण कौन कौन से हैं। दिव्यांगता अस्थायी, अस्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। जन्मजात दिव्यांगता क्या है, देखते हैं। जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से हो सकती है। ठीक है, तो इन सब कारणों से जन्मजात दिव्यांगता होती है। दूसरी होती है उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर में किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना। आगे है दिव्यांगता के प्रकार, देखते हैं। जन्मजात या उपार्जित, अभी दिव्यांगता को दो भागों में बांटा गया है, ये हमने देखा जन्मजात और उपार्जित। अब हम देखेंगे उसके अन्य भी कई प्रकार होते हैं उसके वजह से, दृष्टिबाधिता, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, इन सब के बारे में देखेंगे।
तो देखते हैं, जन्मजात या उपार्जित कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। इसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई नई श्रेणियां प्रकाश में आई हैं। केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया। कितने प्रकार की अक्षमताओं को? 21 प्रकार की। ठीक है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार इस प्रकार हैं, नीचे दिया गया है, देखते हैं। पहला है दृष्टिबाधिता। आँखें हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती है। देखने की क्षमता को विज़न, आई साइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। ठीक है। दिव्यांगता का अगला प्रकार दिया गया है लोकोमीटर दिव्यांगता। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमीटर दिव्यांगता कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट समझने वाला है। कौन सी अक्षमता जो है लोकोमीटर दिव्यांगता कहलाती है? हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की अक्षमता। ठीक है। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैलिसी और फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाती है। और अगला है मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। इस दिव्यांगता में बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। आगे है श्रवण दिव्यांगता। क्या है? श्रवण में सुनना। ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही सुनकर ही बोलना सीखता है। ठीक है, सही बात है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। आगे है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है। ठीक है, ये पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें बच्चे जो है शब्दों और अक्षरों को उल्टा समझते हैं। जैसे अगर बी लिखा है तो वो डी समझेंगे। ठीक है, डी को बी और डब्ल्यू को एम, वो उल्टा समझते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ है और ये कोई मानसिक रोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं डिस्ग्राफिया। अगला पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया सुसंगत अच्छे ढंग से न लिख पाने की एक अक्षमता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप में लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है। ठीक है, तो ये है डिस्ग्राफिया। इसमें वो सही तरीके से संयोजित करके लिख नहीं पाते हैं वाक्यों, शब्दों और पैराग्राफों को। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन ये सब उनसे नहीं हो पाता है बच्चों से, और जो है लिखने में कठिनाई होती है और लिखने की गति भी बहुत धीमी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है चोट लगने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें। विद्यालय में अक्सर चोट लगने पर शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी करती हैं एवं स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सक के पास ले जाती हैं। अब जरा सोचकर बताइए, यदि शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी नहीं करती तो क्या होता। चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है। इस प्रारंभिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने से पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार चिकित्सक का विकल्प नहीं है। ध्यान देने वाला पॉइंट है ये। अगला है प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है। इस पेटी या बॉक्स को प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यह पेटी प्रारंभिक रूप से रोगी का उपचार करने के लिए बहुत उपयोगी है। प्राथमिक उपचार पेटी में निम्न वस्तुएं होती हैं, देखते हैं। अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गौज, पिन, कैंची, डॉक्टरी, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, कपच्ची आदि। यहाँ देखिए, यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है प्राथमिक उपचार पेटी का। आगे है
कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए जैसे पैरासीटामॉल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बाम, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। पैरासीटामॉल टैबलेट बुखार उतारने, ग्लूकोज तथा ORS का पैकेट उल्टी, चक्कर रोकने का काम करता है और एंटीसेप्टिक क्रीम तथा डिटॉल घाव को संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पे कुछ दिया गया था कि कौन सी दवा किस में काम आती है। आगे देखते हैं, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए और प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाओं को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, दवाएं खरीदते समय, उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख अवश्य देखनी चाहिए। ऐसी दवाएं जिनके उपयोग की तारीख निकल चुकी है उन्हें प्राथमिक उपचार पेटी से निकालकर उनके स्थान पर नई दवाएं रख देना चाहिए। यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य साथ ले जाना चाहिए। आगे है, कुछ और भी जाने, देखते हैं क्या है। बाजार से खरीदी गई दवाओं पर निर्माण दिनांक, मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर देखें, तथा उनके उपयोग की अंतिम दिनांक, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दवाई खरीदते और उपयोग करते समय यह दिनांक जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लेना बहुत नुकसानदेह होता है। ठीक है, ये जानकारी के लिए दिया गया है बच्चों की। आगे है, हमारे आसपास किसी को भी चोट लगने, जलने, पानी में डूबने, जहरीले जानवर के काटने, नक्सीर फूटने, कुत्ते के काटने जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में क्या क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यह जानना आवश्यक है। पहला पॉइंट है, यदि चोट गंभीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है, तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। और चौथा है, यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। और अगला पॉइंट है, चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और अगला है, चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए और इससे भी इन्फेक्शन होता है, बढ़ जाता है इन्फेक्शन, संक्रमण। और आगे है, साधारण चोट हो तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए, पर गंभीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। और अगला है, गिरने या फिसलने से हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। खपच्ची तथा पट्टियों द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए और साथ ही चिकित्सक के पास भी जाना चाहिए, है ना। और आगे है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं इसको हम देखते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नज़रिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम ये है 1992 का। इसके अनुसार कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं दिव्यांगों के लिए, उसको देखते हैं। निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 7 हैं, ठीक है। कितने राष्ट्रीय संस्थान हैं इसके अंतर्गत? 7। पहला है शारीरिक विकलांग संस्थान, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, इसका मुख्यालय देहरादून में है। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान, इसका जो है मुख्यालय कोलकाता में है। और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। ये क्वेश्चन देखिए आप, अगर पिछले यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें भी ये पूछा गया है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है कहाँ है? सिकंदराबाद में है। इसमें से कई क्वेश्चन आए हैं और सिर्फ यूपी टेट ही नहीं, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है इसे, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर सकते हैं आप। और आगे है राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में है। और राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक में है। और राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान ये चेन्नई में है, इसका मुख्यालय, ठीक है। कुछ और भी जाने देखते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विश्व विकलांग दिवस अवसर पर प्रदान किया गया, ठीक है। और अगला पॉइंट है उत्कृष्ट एवं बाधा रहित वातावरण के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
और तीसरा पॉइंट है 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। और चौथा है दिव्यांगता 40% है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी कि 40% दिव्यांगता हो तो सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। कहाँ से? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम IDDC। ठीक है, IDDC सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। मोबिलिटी इंटरनेशनल USA अंतर्राष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम के बारे में। और आगे है दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दायित्व कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। एक बार दिया गया है यहाँ पर। हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति घर, परिवार एवं समाज पर बोझ है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। हमारे दिव्यांग साथियों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। उन्हें समानता के अवसर मिलने चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना चाहिए। अक्सर हमारे दिव्यांग साथी जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, जिससे उनकी उन्नति में बाधा पहुंचती है। यह हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये था दिव्यांगजनों के प्रति हमारा दायित्व, सामाजिक दायित्व। आगे है कुछ और भी जाने, देखते हैं क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओलंपिक स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। पैरा ओलंपिक खेल किसके लिए होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए ये एक आयोजन किया जाता है पैरा ओलंपिक खेलों का। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए होता है ये। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ठीक है, और आगे है हमने सीखा, क्या सीखा हमने उसको एक पॉइंट के रूप में दिया गया है। कुछ शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को दिव्यांगता कहते हैं। वर्तमान में 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है जिसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। ठीक है, और अगला है दवाइयों के निर्माण दिनांक एवं अंतिम दिनांक देख कर ही खरीदनी व उपयोग करनी चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों देखनी चाहिए। ठीक है, बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये था पार्ट 9 जिसमें हमने विकलांगता के प्रकार आदि के बारे में जाना। और आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 10 जिसमें होगा हमारे पास सीखने के लिए काफ़ी कुछ होगा, जिसमें हम जानेंगे मिट्टियों के बारे में और फसल उत्पादन कैसे किया जाता है। रबी और खरीफ की फसलों के बारे में हम जानेंगे। मृदा के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हम देखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है भंडारण कैसे किया जाता है, कितने तापमान पर किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। हरित क्रांति और फसल समुन्नति कब और कैसे आई, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।